से हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत मनुष्य के पोषण के चरण, जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले मुख में पाचन, रसिका तथा अमाशय तक के पाचन के चरणों को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मुख के अंतर्गत 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, जिसमें से एक विशेष प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके पश्चात मैंने बताया ग्रसिका। ग्रसिका के अंतर्गत क्या होता है, यह एक नली होती है, ठीक है। ग्रसिका से होकर भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जाने के पश्चात भोजन के अंतर्गत 3 प्रकार के पाचक रसों का स्राव होता है, जिसमें था HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाचक रस हैं जो अमाशय के अंतर्गत स्रावित होते हैं। HCl का काम था भोजन को अम्लीय बनाना। अम्लीय बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करना, जिससे कि भोजन हमारे शरीर के अंदर भोजन को वो अपघटित ना कर सके, यानी भोजन को खराब ना कर सके। इसके अलावा पेप्सिन और रेनिन जो था वो प्रोटीन के पाचन के लिए बहुपयोगी था। अब आगे हम बात करते हैं, हमारे अगला चरण ग्रहणी की बात करते हैं। तो जैसे ही स्टमक से नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमारा ग्रहणी स्टार्ट होता है। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ कि क्या पोजीशन होती है हमारे ग्रहणी की। तो ये हमारा स्टमक होता है, और स्टमक से आकर ठीक नीचे ये हमारा अमाशय है बच्चों। अमाशय के ठीक नीचे यह जो एरिया है, दरअसल यही ग्रहणी कहलाता है। ये छोटी नली है, यही नली जो है नीचे चलकर आगे छोटी आंत से मिली होती है। उसके चारों तरफ जो है एक मोटी दीवार होती है जो बड़ी आंत कहलाती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वो होता है। यहाँ तक का एरिया जो है यही ग्रहणी कहलाता है। अब ग्रहणी में होता क्या है, दरअसल ग्रहणी में 2 प्रकार के पाचक रसों, यानी 2 प्रकार के पाचक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रसों का स्राव होता है। पहला अग्नाशयी रस, दूसरा पित्त रस। यकृत से स्रावित होने वाला पित्त रस जो यहाँ एक तिकोने के आकार में स्थित होता है, यहाँ से स्रावित होता है सीधे इस जगह पर। और अग्नाशय जो पत्ती के आकार का कुछ इस जगह ऐसे निकला होता है, यहाँ से स्रावित होता है अग्नाशयी रस। बच्चों, पित्तरस जो है वो क्षारीय होता है, और इसका प्रमुख कार्य जो है वह, यह मुख्य रूप से पाचन में तो कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन यह भोजन को पचाने का कार्य तो नहीं करता, लेकिन यह पाचन के दौरान पाचन को सहायता, यानी भोजन को पचाने में यह सहायता जरूर करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम देखते हैं, ग्रहणी के अंतर्गत 2 प्रकार के पाचक रस। पहला यकृत और दूसरा अग्नाशय। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। पित्तरस बच्चों, पित्तरस बिल्कुल क्षारीय होता है। यह क्या करता है, भोजन के अंदर जो अम्लीयता होती है, यानी अमाशय के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए HCl का स्राव होता है। दरअसल अब उस HCl की उपस्थिति को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उदासीन करने के लिए यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। यह पित्तरस क्या करता है, स्टमक में उपस्थित पहले से जो HCl की मात्रा होती है, दरअसल इस मात्रा को वो न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा वो अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशयी रस के अंतर्गत जो भी पाचक रस होते हैं, यह क्षारीय माध्यम जो है इन पाचक रसों को भी आगे के चरण में पाचन को सक्रिय बनाने में योगदान देता है।
अब हम बात करेंगे कि अग्नाशयी रस व पित्त रस से स्रावित होने वाले पित्त रस जो है वो अग्नाशयी रस में किस प्रकार के पाचक रसों को सक्रिय करता है। तो बच्चों, ग्रहणी के अंतर्गत 3 प्रकार के, अग्नाशय में 3 प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है आपका लाइपेज और तीसरा है एमाइलेप्सिन। यह 3 प्रकार के पाचक रस होते हैं बच्चों। यह पाचक रस जो है वह अग्नाशय के अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। इन पाचक रसों की क्रियाशीलता को सक्रिय करने के लिए पित्त रस जो है वो सहायक होता है। पित्त रस की खासियत है कि यह क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय क्यों होता है? क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि वो स्टमक में उपस्थित हमारा जो भोजन है कायम के रूप में, वह कायम के रूप में जो भोजन है उसमें अम्लीयता ज़्यादा होती है और उस अम्लीयता को नष्ट करने के लिए पित्त रस का स्राव किया जाता है। अब पित्त रस के स्राव से यह 3 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं यह भी सक्रिय होते हैं और यह एंजाइम भी क्षारीय माध्यम के ही होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेप्सिन जो है वह भी क्षारीय माध्यम के ही एंजाइम की श्रेणी में आता है और यह सक्रिय होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इनके कार्य करने की, तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन के पाचन में सहयोगदान देना। प्रोटीन के पाचन में, लाइपेज जो है वो वसा के पाचन में और एमाइलेप्सिन जो है वो सक्रिय भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। अब देखते हैं बच्चों यह किस प्रकार का पाचन होता है। दरअसल हम जो हैवी भोजन डेली के रूटीन में लेते हैं उसमें कई प्रकार के प्रोटीन के अवयव रहते हैं। मैक्सिमम प्रोटीन के अवयव जो रहते हैं वह उनका पाचन जो है यही अग्नाशय से स्टार्ट हो जाता है, अग्नाशयी रस के ट्रिप्सिन के द्वारा, जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। इसके अलावा लाइपेज के द्वारा जो है वो वसा का पाचन होता है और वसा पचकर फैटी एसिड, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन आप जानते ही हैं, उसके अवयव यानी ग्लूकोज के रूप में उसको विखंडित किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन का अमीनो एसिड के रूप में इसका पाचन किया जाता है। इस तरह से ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेप्सिन के द्वारा हमारे भोजन के अंतर्गत प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को उनके सरल गुणज के कार्बनिक अणुओं में इस प्रकार से कन्वर्ट यानी बदला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रहणी के पश्चात छोटी आंत की, तो छोटी आंत में भी बच्चों ग्रहणी से निकलकर छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है, क्योंकि छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है और यहाँ पर भी कई प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। या इसको
शेषांत्र, शेषांत्र भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है, 7.5 मीटर आंत की लंबाई में से 1.5 मीटर अगर बड़ी आंत को निकाल दी जाए तो बाकी की जो बची आंत होती है वह छोटी आंत की लंबाई मानी गई है। और इस छोटी आंत में शेष बचे हुए भोजन का पूर्ण रूप से यानी अधिकतम पाचन जो है वह इसी छोटी आंत के अंतर्गत ही होता है। अब बात करते हैं छोटी आंत के अंतर्गत पाए जाने वाले पाचक रसों की बात करते हैं। तो छोटी आंत के अंतर्गत मुख्य रूप से बच्चों 4 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जिसमें पहला है सुक्रेज, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है माल्टेज और चौथा है इरेप्सिन। इस प्रकार से छोटी आंत के अंतर्गत यह 4 प्रकार के मुख्य रूप से पाचक रस स्रावित होते हैं। इन 4 प्रकार के पाचक रसों में बच्चों जो है पाचक रसों के द्वारा भोजन के अंदर उपस्थित जो अर्ध रूप से विखंडित पोषक तत्व हैं उनका यह पूर्ण रूप से विखंडन करके उनको सरल गुर्जों में तोड़ते हैं। जैसे सुक्रेज जो है वो मुख्य रूप से शुगर यानी शर्करा को तोड़ने का काम करता है। शुगर इसको वह विखंडित करता है ग्लूकोज या उसके अवयव में, ग्लूकोज में तोड़ता है। शर्करा इसको कह सकते हैं हिंदी में। इसके अलावा लाइपेज की बात की जाए बच्चों तो लाइपेज जो है बच्चों सुक्रोज लाइपेज की जगह लैक्टेज होगा। यहाँ भूल गए हम थोड़ा। लैक्टेज जो है बच्चों लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज जो दूध वगैरह में पाया जाता है, लैक्टोज प्रोटीन, यह लैक्टोज का पाचन करता है। ठीक है। लैक्टोज का पाचन करता है। इसके अलावा माल्टेज का बात की जाए, माल्टेज जो है वो माल्टोज का पाचन करता है। और इरेप्सिन की बात की जाए तो इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ हम लिख सकते हैं माल्टेज जो है वो माल्टोज का पाचन करता है और इरेप्सिन जो है वह शेष अधपची प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। इस प्रकार से इन सभी का पाचन होता है। लैक्टोज का पाचन होता है और प्रोटीन को विखंडित किया जाता है ग्लूकोज के सब रूप में। माल्टेज से माल्टोज का पाचन होता है और माल्टोज को भी उसके सरल अवयवों में यानी गुर्जों में तोड़ा जाता है। इसके अलावा इरेप्सिन के जरिए प्रोटीन का शेष प्रोटीन जो भी हमारी बची प्रोटीन होती है भोज्य पदार्थों में जो स्टमक से होते हुए बच जाती है, उन सभी शेष प्रोटीन का अधिकतम पाचन जो है वह छोटी आंत के द्वारा ही बच्चों संभव हो पाता है। इसके पश्चात प्रोटीन का पाचन होने के दौरान जो भी पोषक तत्व निकले हुए होते हैं छोटी आंत में या विद्यमान होते हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। अब अवशोषण जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बचे हुए भोज्य पदार्थों का से निकले हुए पोषक तत्वों का रुधिर के अंतर्गत समाहित होना यह अवशोषण कहलाता है। अब जो छोटी आंत होती है बच्चों कुछ इस प्रकार से
पेट के अंदर कुंडलित अवस्था में काफ़ी सारी होती हैं, कई मीटर लंबी होती है। अब इन आंतों में जो भोजन है वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए जो है वह इनके दीवालों में रसांकुर होते हैं। इन्हीं रसांकुरों के द्वारा पाचन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पोषक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब रसांकुर कैसे होते हैं, अगर किसी एक दीवार पे हम सेक्शन काट कर देखें तो इस दीवार को अगर हम देखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से अंगुली नुमा प्रवर्ध, यह छोटी सी दीवार के अंदर इस प्रकार से अंगुली नुमा प्रवर्ध जो है वह निकली हुई होती है बच्चों। यह ऐसे छोटी आंत की यह दीवार हो गई। भोजन जो है इन्हीं आंतों के बीच से होते हुए आगे की तरफ क्रमशः इसके छोटे छोटे अणु विसरित होते हैं, यानी प्रवाहित होते आगे बढ़ते रहते हैं पूरा नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः क्रमानुकुंचन गति के। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो इन अंगुली नुमा प्रवर्धकों के जरिए, इन्हीं अंगुली नुमा प्रवर्धकों के जरिए जो है यहाँ रुधिर केशिकाएँ जुड़ी होती हैं, दीवालों से लगी होती हैं कुछ इस तरह से, और इन्हीं केशिकाओं के जरिए बच्चों पोषक तत्वों का अवशोषण होकर सीधे वो रुधिर के अंतर्गत उनको मिलाया जाता है। यानी पाचन के दौरान जो भी पोषक पदार्थ रिलीज होते हैं उन पोषक पदार्थों का रिलीज होकर विली यानी रसांकुर के द्वारा उनके रुधिर के अंतर्गत उन्हें विलीन करना, दरअसल यह क्रिया जो है अवशोषण कहलाती है। अब अवशोषण के पश्चात हम देखते हैं कि अधिकतम पाचन के बावजूद भी कुछ भोजन शेष मात्रा में बच जाते हैं। ऐसे भोजन जो शेष मात्रा में बच जाते हैं इनको छोटी आंत से आगे की तरफ बड़ी आंत में भेजा जाता है। बच्चों बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का विशेष पाचन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में बड़ी आंत शरीर के जल की पूर्ति के लिए, यानी अगर हमारे शरीर में जल की कमी होती है ऐसी दशा में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी आंत जो है वो हमारे अपशिष्ट मल पदार्थों यानी अपशिष्ट भोज्य पदार्थों में से पानी की मात्रा को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के पानी की मात्रा का नियंत्रण सुगम करता है, यानी हमारे शरीर को वो सप्लाई देता है। इसी कारण से कभी कभी क्या होता है, मनुष्यों में मल जो है वो कड़ा या काफ़ी सूखा त्याग होता है। ऐसे व्यक्ति जो पानी कम पीते हैं उनके बड़ी आंत द्वारा शरीर के अन्य ज़रूरत के मुताबिक पानी की आपूर्ति के लिए वो मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसकी वजह से मल जो है वो काफ़ी सूखा होता है। अब छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से जो अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो मल द्वार के द्वारा बहिक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वो इन 6 चरणों में संपन्न होता है, जो मुख से लेकर बड़ी आंत और मल द्वार तक संपन्न होता है। आगे हम बात करते हैं श्वसन की। जैसा कि मैंने आपको बताया श्वसन क्या होता है, कैसे होता है, आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ अंश रूप में। तो श्वसन मुख्य रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन या दहन कर ऊर्जा का उत्सर्जन व कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा का उत्सर्जन करना, यह क्रिया श्वसन कहलाती है। दरअसल श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं जो हैं वो ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं और इसी ऊर्जा के द्वारा जो है वो अपने जैविक कार्यों का निष्पादन करती हैं। तो यह तो हो गया श्वसन। अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार की। तो बच्चों श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। श्वसन मुख्य रूप से 2 चरणों में संपन्न होता है।
पहला चरण है ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा चरण है क्रिब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रिब्स साइकिल, इन दो चरणों में श्वसन विभाजित किया गया है। इन दो चरणों के अंतर्गत आपके कोर्स के अंतर्गत केवल इनका सामान्य परिचय ही निहित है। आगे के ऊपरी कक्षाओं में यह क्या होता है और किस प्रकार का होता है यह समझाया गया है। हम आगे बात करते हैं इसके पश्चात परिवहन की। परिवहन क्या होता है और मानव के पोषण के अंतर्गत परिवहन की क्या भूमिका है, इस बारे में हम थोड़ा जानेंगे। परिवहन, क्योंकि पोषण के पश्चात परिवहन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी जीवधारी के किसी भी कोशिकांग या कोशिका तक पोषक पदार्थों को जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है वह माध्यम परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो परिवहन किसे कहेंगे? जीवधारी के कोशिकांगों या कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को जिस माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है उसे परिवहन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, परिवहन आप इस तरह से समझ सकते हैं, परिवहन वन वे नहीं होता है, यह टू वे होता है। अर्थात कहने का मतलब कि वह एक निश्चित मार्ग से कुछ सामान तो लेकर जाता है, लेकिन लौटते समय भी वह उस मार्ग से होते हुए कुछ सामान लेकर भी आता है। जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें दैनिक जीवन में, तो कोई ट्रांसपोर्ट से गाड़ी आती है, वो सामान लेकर आती है किसी दूसरे राज्य से हमारे राज्य में, ट्रकों द्वारा, मालगाड़ियों द्वारा कोई सामान लाया जाता है, और फिर यहाँ से जब वो वापस अपने जगह या अपने उस जगह पर जाते हैं तो यहाँ से भी सामान को वो भरकर उस जगह लेकर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जीवधारियों के शरीर के अंतर्गत भी परिवहन होता है, यानी वह जाने के लिए अपने साथ पोषक पदार्थों को लेकर जाते हैं कोशिका या कोशिकांगों के पास, और वहाँ से लौटते वक्त कोशिका या कोशिकांगों से जो है वर्ज्य पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थों को साथ लेकर लौटते हैं। इस प्रकार से परिवहन में एक तरफ जहाँ पोषक पदार्थों को पहुँचाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो है वर्ज्य पदार्थों को परिवहन के द्वारा निष्कासित या निकाला भी जाता है। इस प्रकार से परिवहन की क्रिया संपन्न होती है। परिवहन की क्रिया संपन्न करने में बच्चों दो चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, परासरण और विसरण। यह भी जान लीजिए। परासरण और विसरण, यह दो ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर परिवहन पूरी तरह से कार्य करता है, और इसी के द्वारा किसी भी प्रकार के कोशिकाओं में या किसी भी प्रकार के जीव में परिवहन, पोषक पदार्थों का संवहन संभव हो पाता है। परिवहन की बात करें तो वह एक कोश की जीव से लेकर बहुकोश की उच्च वर्ग के श्रेणी
सभी प्रकार के जीवों में वो होता है। अगर हम एक कोश की जीवों की बात करें तो उनमें भी खाद्य पदार्थों व पोषक पदार्थों का परिवहन उनके जीव द्रव्य के सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। सांद्रता को समझने के लिए हम सब पहले परासरण और विसरण तथा सांद्रता को समझते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? एक शब्द आता है सांद्रता, एक शब्द आता है विलेय और एक शब्द आता है विलायक। सांद्रता को समझने के लिए हमें जानना होगा कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विलेय यानी विलीन होना यानी घुल जाना या मिल जाना। इसके हम अर्थ को यहाँ लिख सकते हैं, घुल जाना या मिल जाना या विलीन हो जाना। अब विलायक क्या होता है? विलायक का अर्थ होता है घोल लेना, घोल लेना या घोलना। परिभाषा विलेय की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो विलायक के द्वारा घोल लिए जाते हैं या विलायक में विलीन हो जाते हैं, इन पदार्थों को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की परिभाषा देखिए। ऐसे पदार्थ जो विलेय में ऐसे पदार्थ जो विलायक में विलीन हो जाते हैं, हो जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, चीनी, नमक। चीनी और नमक को अगर हम पानी में मिलाते हैं और हिलाते हैं कुछ देर तक चम्मच के द्वारा, तो चीनी क्या होता है, वो पानी में घुल जाता है और विलीन हो जाता है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से चीनी या नमक जो है यह विलेय पदार्थ की श्रेणी में आता है, नमक आदि। अब बच्चों बात करते हैं विलायक की। तो विलायक के अंतर्गत वही जो विलेय पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है वो विलायक कहलाता है। जैसे पानी, तेल या अन्य चीज़ें। मुख्य रूप से हम पानी का व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। विलेय पदार्थ विलायक के लिए है ये। वे पदार्थ जो विलेय को घोलने की क्षमता रखते हैं। घोलने की क्षमता रखते हैं, विलायक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे पदार्थ जो विलेय पदार्थों को घोलने की क्षमता रखते हैं वो विलायक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता किसे कहते हैं? तो सांद्रता विलेय और विलायक की मात्राओं का ही निष्कर्ष सांद्रता कहलाता है। कैसे? इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों, क्या होता है। एक और बात बच्चों, विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है।
विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। अब विलयन से सांद्रता की परिभाषा हम निकालते हैं। जैसे विलयन में, किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो जिसमें विलेय और विलायक दोनों मौजूद हो, किसी विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। बच्चों, सांद्रता का अर्थ ही यही होता है गाढ़ापन, यानी कितना हम उसको, उस द्रव को गाढ़ा कर देते हैं, कितना हम उसको सांद्र कर देते हैं। जैसे अगर हम पानी और चीनी को मिलाते हैं वह सिरका बनता है, लेकिन और ज़्यादा उसमें चीनी मिलाते हैं वो और ज़्यादा विलयन गाढ़ा होता जाता है। कुछ समय पश्चात चीनी घुलना बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने से क्या होता है, जल के अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ जाती है, जिससे चीनी के अणु और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस वजह से वह विलयन और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। उसमें क्या है, पानी की मात्रा तो कम है, लेकिन चीनी यानी विलेय पदार्थ की मात्रा हम बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो सांद्रता भी विलेय पदार्थ की मात्रा को ही दर्शाती है, यानी किसी विलयन के अंतर्गत विलेय पदार्थों की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इस प्रकार से सांद्रता की परिभाषा आपको मिल गई। इसके बाद हम परासरण और विसरण समझेंगे। लेकिन बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज पाचन तंत्र और सांद्रता और विलयन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें, हम आपकी सुझावों और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।